आज़ाद भारत के आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन जी के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नवंबर महीने के 11 तारीख को पैदा हुए थे। वे एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि थे, वे पत्रकार थे, वे शायर थे और वे एक प्रगतिशील लेखक भी रहे। साथ ही वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद को ग्रहण भी किया था। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के साथ जिया करते थे, मतलब महात्मा गांधी के सिद्धांतों के समर्थक थे। वे भारत से कटकर पाकिस्तान बनाने के विरोधी मुस्लिम नेताओं में से थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और 1923 यानी 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी रहे। 1940 से 1945 यानी 1940 से 1945 के बीच वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। आज़ादी के बाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसके लिए कई कारगर कदम भी उठाए थे। वे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने यानी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी यानी अहम क्रांतिकारी थे। वे इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह 3 साल के लिए जेल भी गए। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रहे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया और उन्होंने सभी को एकता के साथ रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने मिस्र, ईरान, इराक और सीरिया की यात्राएं की और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग भी लेना आरंभ किया। उन्हें अरविंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों का समर्थन मिला। मौलाना आज़ाद पढ़ाई के दिनों में ही काफी प्रभावशाली और मजबूत इरादे के छात्र रहे। उन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, बंगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीति का अध्ययन भी किया। उन्होंने कोलकाता में लिसान उल सिद्ध नामक पत्रिका की शुरुआत की और 13 से 18 वर्ष की उम्र के बीच बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन यानी एडिटिंग भी किया। मौलाना आज़ाद ने कई पुस्तकों की रचना और कई किताबों का अनुवाद भी किया, जिसमें प्रमुख हैं इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार-ए-खातिर। उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। उस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार पर प्रहार भी करते रहे। ब्रिटिश सरकार को उनके द्वारा इस कदर आलोचना किया जाना और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करना अच्छा नहीं लगा। आखिरकार इस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन दिनों आज़ाद की शिक्षा किसी दफ्तर में उन्हें किरानी बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनका झुकाव उनको पत्रकार बना दिया। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों से जीत लिया था। फलस्वरूप 1920 में रांची के जेल में उनको
सजा काटनी पड़ी। वहीं जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग भी लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ITI और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने का उनको ही श्रेय जाता है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के विकास हेतु उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना भी की थी। उदाहरण स्वरूप पहला संगीत नाटक अकादमी 1953 यानी 1953, दूसरा साहित्य अकादमी 1954 यानी 1954, तीसरा ललित कला अकादमी 1954 यानी 1954। वे केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और भारत में कन्याओं की शिक्षा पर भी बल दिया। व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों के लिए उन्होंने वकालत भी की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुस्लिम राजनीतिज्ञों को राष्ट्रहित की क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए अपील किया। उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। उस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मौलाना अबुल कलाम आजाद के विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है। भारतीय इतिहास के महानतम राष्ट्रवादी नेताओं में मौलाना आजाद एक थे और इस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि उनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। आजाद जब 2 साल के थे तब उनके पिता कलकत्ता आ बसे थे। आजाद का परिवार कई पुश्तों से आजादी पसंद विद्वानों का परिवार रहा था और इस कारण शहंशाहों के शासनकाल में उनके परिवार के संबंध शहंशाहों से बहुत अच्छे नहीं थे। मौलाना आजाद खुद को भी उसी विचार और परंपरा के मानते थे और इन्हीं कारणों से अंग्रेजी सरकार के प्रति उनका रवैया भी वैसा ही रहा। उन्होंने खुलकर ब्रिटिश प्रशासन, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, जिसके फलस्वरूप उनकी पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया गया और वे देश के हित के लिए कई बार जेल भी गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शेरो शायरी, गजल गोई का भी बहुत शौक था। आजाद उनका तखल्लुस था। उन्होंने यह तखल्लुस इसलिए रखा था ताकि वर्ण कर्म के अनुसार छपने वाली उनकी कविता संग्रहों, उनकी रचनाओं में उनका नाम पहले आ सके। मौलाना आजाद के विरोध और आलोचना जो ब्रिटिश सरकार के प्रति यानी अंग्रेजी हुकूमत के प्रति जो हुआ करता था, उससे ब्रिटिश को बहुत चिढ़ थी। ब्रिटिश की नीति यह थी कि कभी भी हिंदू और मुस्लिम एक साथ न बना रहे, उनमें एकता रहे ही नहीं, उन्हें लड़ाया जा सके, और अंत तक उन्होंने यही किया। लेकिन मौलाना आजाद ने
एकता बनाए रखा और देश के और भी कई नेताओं को इसके लिए प्रेरित भी किया। और देखते ही देखते बहुत लोग एकता के विचार में आए और देश में घुल मिलकर रहने लगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतवासी हैं। ये भारतवर्ष है, यहां सबका हक है इस देश पर। उनकी जो रचना प्रतिबंधित हो गई वो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। मौलाना आजाद ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उनकी शुरुआती रचनाओं में से अरमुगान ए फारूक और खदंग ए नजर प्रमुख हैं, जिसके लिए वे चर्चित भी रहे। उनका निकाह 13 साल की उम्र में जुलेखा बेगम के साथ हुआ। हसीन नाम का उनका बेटा, जो उनकी इकलौती औलाद थे, जो 4 साल की उम्र में ही चल बसे। जब साल 1942 यानी 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई में हंगामेदार अधिवेशन चल रहा था, तब मौलाना आजाद उसकी अध्यक्षता के लिए घर से निकल रहे थे और उनकी पत्नी बहुत अधिक बीमार थीं। बाद में जब आजाद गिरफ्तार हो गए और उन्हें अहमदनगर किले में कैद कर दिया गया, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। दोस्तों, इन बातों को और मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदानों और कर्मों का विस्तार इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में मिलता है, जिन्हें कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता है। उनके महानतम कार्यों को आप और हम जानते हैं, फलीभूत भी हैं और सदा कृतज्ञ भी रहेंगे। महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद भी आजादी की लड़ाई में भारत की आजादी के लिए अपने पारिवारिक जीवन तथा व्यक्तिगत रूप से जो कुर्बानियां दी थी, हमें हरदम याद रहेगा। आइए उनको कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम हैं हिंद के वासी, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई हमको प्यारा है। दोस्तों, आइए इन्हीं मजबूत यकीन और इरादों के साथ भारतवासी होने का गर्व प्राप्त करते हैं और एकता के गीत गाते हैं। हर लोगों में एक जैसा ही प्यार भी बांटते चलते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।